हेलो बच्चों। तो कल हमने अध्यारोपण के सिद्धांत पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल किए थे। तो उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और अब हमारे पास और किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत पे वो देखते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश, एक तो है Q और दूसरा 16Q, एक दूसरे से D दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच एक तीसरा बिंदु आवेश कहाँ रखा जाए ताकि उस पर कोई बल ना लगे, यानी कि वो संतुलन में रहे। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ज़रा देखिए। जैसे मान लो हमने एक चार्ज Q लिया और दूसरा चार्ज ये कंसीडर किया 16Q। हमें बोला है इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो D दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एक तीसरा बिंदु आवेश लेना है कि तीसरे बिंदु आवेश को कहाँ पे रखें कि वो संतुलन में आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो अगर मान लो मैं इन दोनों चार्ज को देखूं, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो अगर मैं एक तीसरा चार्ज ले रहा हूँ तो तीसरा चार्ज आप किसी भी नेचर का ले सकते हो, मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो मान लो हमने लिखा, माना तीसरा बिंदु आवेश जो है वो हमने कंसीडर किया ये स्मॉल q। तो अगर देखो मैं इस स्मॉल q चार्ज को, हम पहले कंडीशन देख लेते हैं। मान लो ये लाइन मैंने आगे ऐसे बढ़ा दी है। देखो मैं इस बिंदु आवेश को जो तीसरा लिया है हम, इसको मैं यहाँ पे क्या कंसीडर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये भी इस पे प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, ये भी इस पे प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, तो दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं। इसका मतलब ये संतुलन में नहीं आ पाएगा, तो इस क्यू को यहाँ तो नहीं रख सकते। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे भी नहीं रख सकते हो। जो ये छोटा चार्ज है, छोटा आवेश है, उसके पास इधर नहीं रख सकते हो, क्योंकि ये भी इस पे प्रतिकर्षण का बल लगाएगा और ये भी इस पे प्रतिकर्षण का बल। इसका मतलब जो हमारे पास तीसरा बिंदु आवेश होगा उसको हमें इन दोनों चार्ज के कहीं बीच में रखना पड़ेगा। लेकिन इस चार्ज को आप देखो, यहाँ पे अगर मैं ये कंसीडर करूँ कि ये वाले चार्ज को सपोज़ मैंने यहाँ पे रख दिया, तो देखो यहाँ पे भी नहीं रख सकते हम इस चार्ज को 16Q के पास। क्यों? क्योंकि 16Q में अगर मैं देखूँ, इस चार्ज का ये 16 गुना है, 16 गुना है, और साथ में जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कम है। तो अगर आपको पता है कि फॉर्मूला जो होता है अपने पास KQ1Q2/R², आर की जितनी कम वैल्यू होगी फोर्स उतना ज़्यादा होगा, और चार्ज की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इस पे प्रतिकर्षण का बल तो लगेगा, लेकिन वो ज़्यादा होगा, वो इस चार्ज को संतुलन में नहीं ला पाएगा, क्योंकि इस वाले चार्ज से जो ये छोटा चार्ज है +Q, इससे इसकी दूरी बहुत बढ़ गई है। और दूरी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो दूरी ज़्यादा होने पे क्या हो जाएगा कि जो इस पे लगने वाला बल है वो कम हो जाएगा। तो आपको बस याद ये रखना है, आप ये याद रखोगे कि हमेशा जो तीसरा बिंदु आवेश है वो रखना होता है हमें छोटे चार्ज के पास। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे रख देता हूँ इस चार्ज को Q को, तो देखो +Q से दूरी कम हो गई, तो अब ये इसको संतुलन में ला सकते हैं। तो +Q ने मान लो इसको पहला चार्ज मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा इस वाली तरफ प्रतिकर्षण का, तो इसको बोल दिया F1, और सेकंड वाला लगाएगा इस तरफ प्रतिकर्षण का बल, तो इसको बोल दिया हमने F2। ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैं ऐसा लिखता हूँ, अगर प्रश्नानुसार, ये देखो आप F1 और F2 दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इसे संतुलन में लेके आना है। तो F1 जब तक F2 के बराबर नहीं होगा तब तक संतुलन में आएगा नहीं। और अब हम एक काम करते हैं, जो हमने तीसरा बिंदु आवेश लिया है Q, मान लो उसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये ले ली हमने x, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बन जाएगी d - x। तो अगर मैं F1 की वैल्यू लिखूँ, जो ये F1 फोर्स इधर लग रहा है इस चार्ज पे, तो इसकी वैल्यू लिखोगे आप KQ में यहाँ से यहाँ तक की दूरी x² बराबर F2 की वैल्यू क्या लिखोगे, K × 16Q और Q डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ
तक की दूरी d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो जो कट रहा है वो काटो आप। k से k चला गया, q से q चला गया, इस वाले q से ये चला गया। ये d माइनस एक्स का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा ऊपर, और अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर वैल्यू आ जाएगी 16। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो d माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर, या इसका होल स्क्वायर बराबर 16। d माइनस एक्स अपॉन एक्स इज़ इक्वल टू, ये बन जाएगा √16। इसको लिख सकते हो प्लस माइनस 4। तो अगर मैं प्लस वाली वैल्यू कंसीडर करूं तो d माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 4x। यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 5x, मतलब x की वैल्यू आ गई d/5। इसका मतलब आपको तीसरा जो बिंदु आवेश है, ये तीसरा बिंदु आवेश छोटे वाले चार्ज से d/5 डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, तब जाके ये किस पे आएगा, संतुलन में आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू आप कंसीडर नहीं कर सकते हो क्योंकि वो वैल्यू इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से बाहर चले जाएगी। आप रख के देख सकते हो, ये आ रहा है d माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर -4। तो ये बन जाएगा d माइनस एक्स बराबर -4x। ये x इधर जाएगा तो d की वैल्यू -3x और x की वैल्यू आ जाएगी -d/3। तो ये -d/3 का तो केस बनता ही नहीं क्योंकि बाहर आप चार्ज रख ही नहीं सकते हो, तो आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ये अभी मैंने बताया। अब इसी पे अगर मान लो मैं एक दूसरा क्वेश्चन ये ले लूँ, जैसे सपोज़ हमने एक दूसरा क्वेश्चन लिया, इसी से रिलेटेड बना लेते हैं। मान लो यहाँ पे एक चार्ज Q है और दूसरा यहाँ पे हमने ले लिया 81 Q, तो 81 गुना बड़ा है इससे, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो ये ले लिया हमने D। तो आप एक छोटे चार्ज को यहाँ पे रखोगे, फिर इन दोनों को बैलेंस करोगे तो फर्स्ट और सेकंड की वजह से, इसकी वजह से फोर्स लगेगा F1, इसकी वजह से लगेगा F2। तो F1 बराबर F2 ये करना पड़ेगा अपने को प्रश्नानुसार। और ये वाली डिस्टेंस ले लोगे आप x, ये ले लोगे d माइनस एक्स। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो बताओ यही वाली वैल्यू आएगी d माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 81। बाकी सारी वैल्यू कैंसिल हो गई। तो यहाँ से आप d माइनस एक्स अपॉन एक्स को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू +-9 आ जाएगी। तो d माइनस एक्स बराबर 9, d माइनस एक्स बराबर 9x, तो d की वैल्यू 10x, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी d/10। तो आपको d/10 डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा छोटे वाले चार्ज से। बस ये याद रखना है, तीसरे आवेश को हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास रखते हैं किसी भी कंडीशन में। जब भी आप पे क्वेश्चन आएगा तो छोटे वाले चार्ज के पास ही रखना है इस चार्ज को, ठीक है। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो ये वाला हो गया। अब आप देखो दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें। अभी हमने देखा कि मान लो कि जो दोनों के दोनों चार्ज थे वो पॉजिटिव थे। अगर आप नेगेटिव भी ले लोगे ना, जैसे मान लो आपने लिया -Q और -81Q, तो अभी भी अगर देखो आप इसको तीसरे आवेश को रखोगे तो तीसरे आवेश को इस छोटे चार्ज के पास में ही रखोगे। तो -Q इस पर ये वाला फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन का, ये वाला जो चार्ज होगा -81Q ये इधर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा। ये भी आकर्षण का लगा रहा है, ये भी आकर्षण का, लेकिन दोनों विपरीत बल हैं। तो F1 बराबर F2। आप इसको भी सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा, x इज़ इक्वल टू d/10। ठीक है, तो आसान है, आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा आता है, क्वेश्चन ये आया कि एक तरफ तो चार्ज है Q, लेकिन दूसरी तरफ जो चार्ज है वो है मान लो -16Q, मतलब एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है। अब बताओ आप कि क्या हम तीसरे आवेश को इन दोनों के बीच में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि Q को अगर आप यहाँ पे रखते हो इस वाले पॉइंट पे, तो ये +Q इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, मतलब प्रतिकर्षण का बल, और -16Q इस पे आकर्षण का बल लगाएगा। तो दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो ये संतुलन में नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो देखो, जो मैंने बताया कि छोटे वाले चार्ज के पास ही रखना है, उसको भी यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो आप। लेकिन अब की बार जो आपको चार्ज रखना होगा, तीसरा चार्ज, वो छोटे वाले चार्ज के पास तो रखना है, लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं रखना है, इस छोटे वाले चार्ज के पास और बाहर रखना है। तो मान लो मैं यहाँ पे रख देता हूँ ये वाले चार्ज को। देखो, इससे इसकी दूरी मान लो कितनी है, x,
और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी जो थी वो थी d। तो अगर आप यहाँ से इस पे फोर्स लगाओगे, क्योंकि ये इसका 16 गुना है, तो वो जो ये q है ये चार्ज बैलेंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि 16 गुना जिस पे चार्ज होगा उसके लिए हमें दूरी बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके वो बैलेंस कर पाएगा फोर्स को। तो ये जो तुम्हारे पास प्लस q चार्ज है, इस प्लस q चार्ज ने मान लो इस पे फोर्स लगाया, इधर ये फर्स्ट चार्ज है तो F1, लेकिन नेगेटिव वाला इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा F2। अब वही करना है अपने को, प्रश्नानुसार हम देखेंगे कि F1 बराबर F2, लेकिन अभी F1 की जब आप वैल्यू रखोगे तो रखोगे के क्यू क्यू अपॉन ये आ जाएगा x², और F2 की जब वैल्यू रखोगे तो वैल्यू आएगी k इंटू क्यू इंटू 16q और डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल q, 16q और डिवाइडेड बाई d प्लस x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी हो गई, ये हो गई d प्लस एक्स। ठीक है, तो k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, ये वाले q से ये q कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखोगे आप d प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 के। फिर यहाँ पे भी सेम कंडीशन बनानी है, d प्लस एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस 4, अंडर रूट लगेगा इस पर, तो वही पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करके ही आंसर आएगा। तो d प्लस एक्स इज़ इक्वल टू आ गया 4x, तो d इज़ इक्वल टू हो गया 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d/3। इसका मतलब इस वाले चार्ज से d/3 डिस्टेंस पे आपको क्या रखना पड़ेगा, इस चार्ज को, ताकि ये वाला जो चार्ज है वो क्या आ जाए, संतुलन में आ जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पिछले सालों के पेपर उठा के देखना, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इन्हीं का टाइप हो गया है एक तरीके का। Q16Q दोनों पॉजिटिव थे, उसके लिए ये वाला केस बनाया। दोनों नेगेटिव हो जाएं तो भी हमने देख लिया, लेकिन दोनों अगर विपरीत नेचर के हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो उस वाले केस में आपको ये जो छोटा चार्ज है इसको बाहर रखना पड़ेगा, अंदर नहीं रख सकते इसको। ठीक है, तो ये हमारा जो अध्यारोपण का सिद्धांत हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें बढ़ना है आगे। तो अभी हमारा एक, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो कूलम लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कूलम का नियम है, कूलम के नियम के अनुसार फोर्स की जो वैल्यू हमने पढ़ ली है वो पढ़ी है F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये जो हमने कूलम लॉ से फोर्स निकाला था, ये फोर्स का अदिश रूप है। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे Q1 और Q2 को क्या कर रहे हो, विदाउट साइन यूज़ कर रहे हो। विदाउट साइन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जब मैं Q1 की वैल्यू रख रहा हूँ तो वो भी पॉजिटिव ले रहे हैं और Q2 की वैल्यू भी पॉजिटिव, चाहे दोनों मान लो Q1 धनात्मक है और Q2 ऋणात्मक है, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम उसको अदिश रूप में क्या कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव ले रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने इसको अभी अदिश रूप में निरूपित किया। लेकिन अगर हमसे पूछे, क्योंकि वो डेरिवेशन आपसे पूछते हैं कि जो कूलम का नियम है उसका सदिश रूप में निरूपण कीजिए, तो अब हम उसको देखते हैं कि कूलम के नियम को आप सदिश रूप में कैसे रिप्रेजेंट करोगे या कैसे निरूपित करोगे। तो ये आ गया आपके पास कूलम के नियम का सदिश रूप। तो देखिए कि मान लो हमारे पास वही कंडीशन हमें वही रखनी है, मान लो एक चार्ज है हमारे पास Q1 प्लस Q1 और दूसरा चार्ज हमने लिया प्लस Q2। दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, मान लो हमने इस डिस्टेंस को ऐसे लिखा मॉड आर। मॉड आर बता रहे मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है उसको बता रहे हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब जो उसका परिमाण है। ठीक है, अब जब भी आप सदिश रूप में इसका निरूपण करोगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, Q1 का ये लेना पड़ेगा स्थिति सदिश। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा स्थिति सदिश, इसको बोलते हैं हम पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर या क्या बोल रहे हैं, स्थिति सदिश। तो मान लो Q1 का स्थिति सदिश R1 है और Q2 का स्थिति सदिश क्या है, वो है R2।
तो अगर ये R1 स्थिति सदिश, ये R2 स्थिति सदिश, तो आपने ये भी पढ़ा होगा क्लास 11th में कि यहाँ से इसका विस्थापन सदिश आप निकाल सकते हो। तो विस्थापन सदिश के लिए क्या करना होता है अपने को, ये देखना होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब फाइनली जो आपके पास स्थिति सदिश है उसको माइनस कर दो किससे, जो आपके पास इनिशियली था, पहले जो था और बाद में जो था उसको माइनस करना है। लेकिन उसको समझने के लिए आप एक काम करो, पहले ये देखो कि ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो सेकंड फर्स्ट पे फोर्स लगाएगा इधर, उसको हम बोलेंगे F12, फर्स्ट सेकंड पे लगाएगा इधर, तो उसको बोलोगे F21। तो F21 फोर्स को अगर मैं देखूं तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक का चाहिए क्या, विस्थापन सदिश चाहिए। तो F21 के लिए इस वाले Q1 चार्ज ने इस पे फोर्स लगाया इधर, तो इसकी फाइनल पोजीशन ये हो गई R2, तो मैं इसको लिखूँगा R2 और माइनस में क्या आ जाएगा R1। तो ये अभी इसका क्या आ गया, विस्थापन सदिश आ गया। ये F21 के लिए है। ऐसे ही अगर आप F12 के लिए निकालोगे, F12 जो लगा रहा है Q2 ने लगाया 1 पे, तो इसके लिए स्थिति अगर विस्थापन सदिश निकालोगे तो वो बन जाएगा R1 माइनस R2। ठीक है, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक वेक्टर होता है, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है, इसको बोलते थे इकाई सदिश, जो क्या बताता है हमें, ये डायरेक्शन बताने का काम करता है। ये बताता है दिशा, दिशा बताने वाला सदिश। ठीक है, यूनिट वेक्टर दिशा बताएगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो दिशा बताने वाला जो वेक्टर होता है उसको हम ऐसे निरूपित करते थे या ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, जैसे मान लो ए कैप, और इसका फॉर्मूला होता था ए वेक्टर अपॉन में मॉड ए। तो यही सदिश हमें यूज़ करना है डायरेक्शन दिखाने के लिए। अब देखो जैसे F21 है, हमें पता है F21 की वैल्यू क्या लिखना है, के Q1 Q2 और अपॉन में आ जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने लिया था मॉड R, तो इसका स्क्वायर। लेकिन अभी मेरे को F21 की दिशा भी बतानी है, F21 की दिशा इधर है, और इसके लिए जो हमने विस्थापन सदिश लिया वो था R2 माइनस R1 वेक्टर, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन को बता रहे हैं। तो आप यहाँ पे इसको डिनोट करोगे R2 माइनस R1, और इस पूरे पे हमें कैप लगाना पड़ेगा, क्योंकि यही इसकी किसको बता रहे हैं, डायरेक्शन को या दिशा को बता रहे हैं। और अगर हम इसका निरूपण करना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं के Q1 Q2 अपॉन मॉड R का स्क्वायर, और इसको लिखने का तरीका इस फॉर्म में, क्या ये लिख दोगे, R2 माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा मॉड R2 माइनस R1। ठीक है, और आप देखो अगर मैं यहाँ से मॉड R की वैल्यू अगर निकालूँ, तो ये जो मॉड R की वैल्यू आ रही है, मॉड R R2 माइनस R1 वेक्टर और R1 माइनस R2 वेक्टर, इन दोनों के इक्वली तो आएगा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस जो आ रहा है हमारे पास मॉड R और R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1, ये जो विस्थापन बता रहा है वो बिल्कुल सेम होगा सभी के लिए। मॉड R की वैल्यू इन दोनों के इक्वली होगी। तो आप मॉड R को इस तरीके से भी लिख सकते हो कि Q1 Q2 इधर आ जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड R की जगह अगर मैं R2 माइनस R1 लिखूँ, तो मॉड में ये करके, और इसको मैंने क्या कर दिया, क्योंकि मॉड R R2 माइनस R1 वेक्टर के इक्वल है, तो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ, इसका क्यूब। तो ये हमारे पास F21 की जो वैल्यू आ रही है या फोर्स की जो वैल्यू आ रही है, ये इसका कौन सा रूप हो गया, ये हो गया इसका सदिश रूप। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं कि समान रूप से अगर आप किसके लिए फोर्स निकाल रहे हो, F12 निकाल रहे हो, तो देखो अब हमने लिख लिया कि समान रूप से F12 की वैल्यू को क्या मैं लिख सकता हूँ, के Q1 Q2 और इधर आ जाएगा R1 माइनस R2 और डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा R1 माइनस R2 का मॉड और इसका होल क्यूब। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस फोर्स और इस फोर्स की वैल्यू आएगी सेम, लेकिन दोनों का विस्थापन जो क्या है, सदिश है, या विस्थापन जो वेक्टर है, वो वेक्टर की दिशा अलग अलग होगी।
इसका विस्थापन सदिश का डायरेक्शन अलग है, इसके विस्थापन सदिश का डायरेक्शन अलग है। इसी को बोलते हैं हम क्या, कि कूलम का जो नियम था उसका सदिश रूप। तो ये वाला डेरिवेशन आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। आप देखना पिछले साल के पेपर उठा के उसमें कूलम के नियम के सदिश रूप को कई बार पूछा हुआ है, तो ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना, ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हमें पढ़ना है विद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो जितना अभी तक हमने पढ़ लिया उसको आप अच्छे से रिवाइज़ करिए, फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलिए।